तो भाई अब जबकि थंडरबोल्ट्स की रिलीज को ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन हो चुके हैं और मार्वल ने भी थंडरबोल्ट्स को न्यू एवेंजर्स कह के एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया है, तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम जब हम थंडरबोल्ट्स की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट्स के बारे में बात कर सकते हैं, जहां हमें एवेंजर्स डूम्सडे से लेकर अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवीज के रिगार्डिंग काफी सारी डिटेल्स क्लियर होती हुई दिख रही हैं। तो आइए थंडरबोल्ट्स की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट्स में दिखने वाले ऐसे ही हिडन डिटेल्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड and this is the explanation of ending and post credit scenes of Thunderbolts. So let's begin the show. अब भाई पोस्ट क्रेडिट्स से पहले अगर हम बात करें फिल्म में दिखने वाले रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के बॉब या फिर सेंट्री की, तो फिल्म में दिखने वाला सेंट्री भी कॉमिक बुक की तरह ही ड्रग एडिक्ट होता है, जो कि ड्रग्स की तलाश में सुपर सोल्जर सीरम के एक्सपेरिमेंट वाले लैब में जाता है। लेकिन भाई जहाँ पे कॉमिक बुक्स में रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के बॉब ने खुद से ही सीरम लिया था, वहीं मूवी में उसे वेलेंटिना के ऑक्सकॉर्प वालों ने पकड़कर उसके ऊपर प्रोजेक्ट सेंट्री के अंडर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे। साथ ही भाई मूवी में हमें यह भी बताया गया है कि सेंट्री के अंदर 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स होंगी, वहीं कॉमिक बुक्स में सेंट्री के अंदर मिलियंस एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स थी। साथ ही भाई फिल्म में जब बॉब वॉइड पे कंट्रोल पाकर अपने नेचुरल फॉर्म में आया था, तब उसे सेंट्री या फिर वॉइड किसी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। लेकिन भाई कॉमिक बुक्स में उसकी इसी आइडेंटिटी को भुलाने के लिए रीड रिचर्ड्स ने क्लॉक नाम का एक एआई डिजाइन किया था, जिसने न केवल बॉब बल्कि पूरी दुनिया में सभी के दिमाग से सेंट्री और वॉइड की मेमोरीज को वाइप आउट कर दिया था, जिससे कि बॉब दोबारा से वॉइड में ना बदल सके। अब भाई जिस तरह से थंडरबोल्ट्स की इस टीम को न्यू एवेंजर्स के तौर पे सेटअप किया गया है, वो अपने आप में क्लियरली ये बता रहा है कि मार्वल स्टूडियोज ने इस टीम के लिए कुछ मेजर प्लान करके रखा हुआ है। और भाई मेरा ऐसा कहने के पीछे दो मेजर रीजंस हैं। पहला तो ये कि हमें न्यू एवेंजर्स का ऑपरेशनल बेस सेम उसी स्टार्क टावर में देखने को मिल रहा है, जिसे टोनी स्टार्क ने पहले एवेंजर्स टावर का नाम दिया, और फिर बाद में जब एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद नया एवेंजर्स कैंपस बना, तो टोनी ने ये पहला एवेंजर्स टावर वेलेंटिना को बेच दिया, जिसे उसने नाम दिया वॉच टावर, जो कि हमें इस फिल्म में भी देखने को मिला है। खैर सेकंड रीजन की बात करें तो बॉब एके सेंट्री का इस न्यू एवेंजर्स की टीम का पार्ट होना भी एक मेजर इंडिकेशन है कि ये न्यू एवेंजर्स की टीम इन फ्यूचर एमसीयू के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भाई एट प्रेजेंट अर्थ 616 पे सेंट्री ही एकमात्र ऐसा सुपर हीरो है जो कि टू एन एक्सटेंट डॉक्टर डूम के अगेंस्ट लड़ सकता है। हालांकि भाई वी ऑल नो कि एट द एंड जीतेगा तो डॉक्टर डूम ही, वो भी आई थिंक सेम उसी मैनर में जिस तरह से कॉमिक बुक्स में नल ने सेंट्री को बीच से चीर कर मारा था और वॉइड को कंज्यूम कर लिया था। अब भाई अगर मूवी के मिड क्रेडिट सीन की बात करें तो इट्स जस्ट फॉर फन एंड इनफैक्ट इन रियलिटी इसकी एज सच कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। लेकिन भाई फिल्म का एंड क्रेडिट सीन अब तक की एमसीयू की हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन होने के साथ साथ एमसीयू के फ्यूचर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सबसे पहले हम थंडरबोल्ट्स या फिर न्यू एवेंजर्स की टीम को वॉच टावर में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे हमें ये सुनने को मिलता है कि सैम विल्सन ने इस टीम के न्यू एवेंजर्स वाले नाम पर कॉपीराइट का केस कर दिया है, जिसके बाद एलेक्सी सभी को ये सजेस्ट करता है कि उन लोगों को एवेंजर्स में एस को जेड से रिप्लेस कर देना चाहिए। खैर एलेक्सी के इस बचकाने सजेशन के बाद हम बकी को सभी को ये बताते हुए देखते हैं कि उसने सैम को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो मानने को तैयार नहीं है। अब भाई मेरे हिसाब से इसके पीछे केवल एक ही रीजन हो सकता है, और वो ये कि न्यू एवेंजर्स की टीम के मेंबर्स ने पास्ट में कहीं न कहीं इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचाया है, और इस पास्ट की वजह से सैम इन लोगों को ये एवेंजर्स का टाइटल देकर एवेंजर्स के टाइटल की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। हालांकि भाई इन माय ओपिनियन न्यू एवेंजर्स की टीम में केवल यूएस एजेंट जॉन वॉकर ही एक ऐसा बंदा है जिसने नोइंगली किसी को मारा था। अदरवाइज चाहे बकी हो या फिर येलेना, दोनों ने ही जो भी कुछ गलत किया था वो अपने ब्रेन वॉश्ड स्टेट में किया था। सो फॉर दैट मुझे नहीं लगता कि उन्हें ब्लेम करना सही है। अब भाई इसके बाद इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हम इस टीम को एक सिस्टम अलर्ट रिसीव करते हुए देखते हैं, जहां अलर्ट में बताया जा रहा है कि एक इंटरडायमेंशनल ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एंटर कर रहा है। जिसके बाद जब वो सभी इस ऑब्जेक्ट की वीडियो फुटेज स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें सेम उसी तरह की एक स्पेसशिप देखने को मिलती है जैसा हमने फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में देखा था। साथ ही जिस तरह से स्पेसशिप पे फैंटास्टिक फोर का लोगो बना हुआ है, उससे ये भी क्लियर है कि ये फैंटास्टिक फोर की ही स्पेसशिप है। अब भाई इस सीन से ये तो काफी हद तक क्लियर हो चुका है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में फैंटास्टिक फोर की अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उन्हें मजबूरी में वहां से भागना पड़ेगा।
जिसके बाद वो आएंगे अर्थ 616 पे, जहां से डूम्सडे की स्टोरी शुरू होगी। साथ ही भाई रिसेंटली जिस तरह से फिल्म के डायरेक्टर जैक श्रायर ने इस पोस्ट क्रेडिट सीन के रिगार्डिंग ये रिवील किया था कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन जस्ट 1 महीने पहले उसी मूवी के सेट पे शूट हुआ था, जो कि काफी रिसेंटली प्रोडक्शन में गई है, जो कि अगेन ये क्लियर कर रहा है कि ये मूवी कोई और नहीं बल्कि एवेंजर्स डूम्सडे है। और शायद हमने इस पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ ही एवेंजर्स डूम्सडे का ओपनिंग सीन भी देख लिया है। तो भाई दैट्स इट, ये थे मेरा थंडरबोल्ट्स मूवी के एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन्स का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।